तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कुछ क्वेश्चंस बच गए थे उस पे। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चंस क्या होगा। तो अगला क्वेश्चंस जो आएगा वो आएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक से। मध्य बिंदु के निर्देशांक से जो दो बिंदुएं हमारे पास दी गई होंगी और उसमें उसका मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा, यानी दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए जाएंगे हमारे पास जी। मान लेते हैं कि एक कोई बिंदु दे दिया जाएगा। इसका पहले सूत्र हम लोग जान लेते हैं कि दो बिंदु मान लो दिया जाता है, P दे दिया हमारा x1 और y1 और फिर Q दे दिया x2 और y2। तो अब इस दो बिंदुओं के मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर पूछता है तो इसका समझिए कि सूत्र जो हो जाएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो सूत्र हो जाएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2 हो जाएगा जी। यानी कि कुछ नहीं करना है, पहले बिंदु के निर्देशांक जो होंगे उसका पहला मान दूसरे बिंदु के निर्देशांक का पहला मान दोनों को जोड़कर उसमें 2 से भाग दे देंगे। तो आते हैं अब क्वेश्चन पे क्या होगा। तो क्वेश्चन एक दिया हुआ है, पूछा गया है 2023 के एग्जाम में कि बिंदुओं जब है बिंदुओं -2,8 एवं 2,8 एवं -6,-4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में है? देखिए तो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया जी। क्वेश्चन क्या घुमाया कि हमारे पास तो दे दिया कि बिंदु ये दिया हुआ है दो बिंदु के निर्देशांक और पूछ रहा है कि इसको मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, क्या पूछ रहा है? मध्य बिंदु और मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो सबसे पहले हम लोग मध्य बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करेंगे, फिर देखेंगे कि वह किस चतुर्थांश में स्थित है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कहने का मतलब है कि हमारे पास दो बिंदु है, पहला है 2,8 और दूसरा है -4। तो हम बताएं कि मध्य बिंदु का जब निर्देशांक ज्ञात करना हो तो पहला दोनों को जोड़ेंगे -2 और प्लस -6 बटा 2। दूसरा हो जाएगा 8 प्लस -4 बटा 2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या दे देगा ये -2 और प्लस -6 बटा 2। इसको कर लेंगे तो 8 -4 बटा 2। यह क्या देगा -8 बटा 2 और ये हो जाएगा 4 बटा 2। ये भी कटेगा ये भी कटेगा, ये 2 बार कटा, ये 2 से 4 बार में आगे हमारा -4 और 2। अब -4 और 2 यानी चिन्ह हो गया माइनस और प्लस। तो माइनस और प्लस जब दिया हुआ है तो यह किस चतुर्थांश में होगा? द्वितीय। माइनस x का वैल्यू है माइनस में और y का वैल्यू है प्लस में, तो यह जो है द्वितीय चतुर्थांश में होगा। क्योंकि हम कल जो डायग्राम पढ़े थे इस प्रकार से पढ़े थे ना जी। तो ये था प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय और तृतीय हम लोग पढ़े थे। एंटी क्लॉकवाइज जाना था, यहाँ से स्टार्ट करना था। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये था थर्ड और ये था फोर्थ। तो ये प्रथम था, तो इसका चिन्ह जो था वह था प्लस, इसका चिन्ह जो था वह माइनस प्लस।
प्लस और इसका चिन्ह जो माइनस और इसका चिन्ह जो पढ़े थे वो पढ़े थे प्लस माइनस। क्लियर है जी। यानी यहाँ पे हमारा चिन्ह आया माइनस प्लस, यानी किस चतुर्थांश में होगा? द्वितीय चतुर्थांश में। तो ऑप्शन में प्रथम द्वितीय तृतीय रहेगा तो हम लोग मार देंगे कौन सा होगा? द्वितीय। अगर इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आती है तो हम बना सकते हैं जी। तो इस तरह से क्वेश्चन मध्य बिंदु के निर्देशांक से दे दिए जाएंगे। अब एक और क्वेश्चन है कि बिंदु 2, -2 और -2, को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। यहाँ पे तो मध्य बिंदु के निर्देशांक को किस चतुर्थांश में था पूछ रहा था जी। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो बस यहीं पे ज्ञात करना है, यही हमारा क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु के निर्देशांक। क्लियर है जी। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का चर्चा हम लोग कर लिए थे कल जी। कर लिए थे ना जी। अब दे दिया जाता है एक क्या होता है अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक जी। कहता है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन जो कह रहा है कि दो बिंदु है x1, y1 x1, y1 और x2, y2 और ये दो बिंदुएं हैं और इसको अंतः विभाजित किया जाए किस अनुपात में? इस रेखाखंड को, मतलब ये दोनों बिंदु का रेखाखंड को m अनुपात n में अंतः विभाजित करता है। ठीक है, अंतर विभाजित करता है। तो पूछ रहा है कि विभाजित जब करेगा तो जिस बिंदु पे जिस जगह पे विभाजित अगर करता है तो उसका निर्देशांक, यानी इसमें विभाजित करने बाद इसका निर्देशांक क्या होगा? इसका निर्देशांक हमसे पूछेगा। तो जब निर्देशांक पूछे तो इस प्रकार से तो समझिए ये क्वेश्चन ही है, एक तरह से हमारा जो क्वेश्चन है इसको कह सकते हैं हम कि एक मतलब फार्मूला बनाने के लिए एक टॉपिक दे दिया गया है जी। और डायरेक्टली हम फार्मूला को लिख देंगे तो वही हो जाएगा। यानी कि यह रूल होता है, पहला होता है कि m क्या होता है निर्देशांक में? इसका पहला हो जाता है m इंटू x2, ठीक है, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बट्टा m प्लस n। पहला बिंदु हो जाएगा जी। और फिर उसी प्रकार दूसरा में हो जाएगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बट्टा m प्लस n। यानी कि जब दो बिंदुएं हमारे पास रहेंगी, यानी कहेगा कि कोई बिंदु है, यानी मान लो 2,3 और दूसरा बिंदु दे देता है 4,5 और कहता है कि इस बिंदुओं को अंतः विभाजित करने वाली रेखाखंड यानी 3:4 में विभाजित करती है जी। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं, देख लेते हैं। जब इस प्रकार से दे दे और कहेगा कि इतना के अनुपात में विभाजित करती है तो हम लोग वहाँ पे x1 मान लेंगे पहले बिंदु के निर्देशांक के फर्स्ट वैल्यू को जी। फिर x1 y1 फिर x2 y2 और m1 m2 मानेंगे जिस अनुपात में विभाजित होगा उसमें पहला m हो जाएगा और दूसरा n और फिर इस फॉर्मूला पे डालेंगे तो जिस जगह पे इसका रूल क्या कहता है, देखो यहाँ मान लो कोई रेखा है जी। ये है जी। एक ये यहाँ A और B और P बिंदु पे इसको समद्विभाजित कर दी जाती, समद्विभाजित सॉरी P बिंदु पे इसको विभाजित कर रही है और P जो विभाजित करती है वह मान लो 3:4 में विभाजित करती है। तो इसी 3:4 को हम m अनुपात n लिखते हैं जी। अब m अनुपात n लिखते हैं किसको? 3:4 को। तो यह इस रेखा को विभाजित करे तो यहाँ पे यह बिंदु है, इस बिंदु का कुछ न कुछ निर्देशांक होगा जी। होगा ना। तो वही निर्देशांक जो है ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारा ये वाला हो गया। यानी हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x = और फिर y बराबर, यानी दो जो हो गया निर्देशांक, यानी कि यह निर्देशांक जो होगा वह हो जाएगा x और y और ये पे क्या हो गया x1 y1 हो गया जी। क्लियर। और ये क्या हो जाएगा x2 y2 क्लियर है जी। यानी दो बिंदुएं दे दी जाती है और वह कहता है कि m अनुपात n के रूप में इसको अंतः विभाजित कर दी गई। तो जिस बिंदु पे विभाजित की गई उसके निर्देशांक को ज्ञात करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला हम क्या करेंगे? उपयोग कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा जी। चलिए तो ये था इसका पूरा क्लियर कि हाँ क्या देगा और कैसे बनाना है जी। अब हम लोग एक चीज पढ़े थे, क्वेश्चन है कल पढ़ाए थे। मान लीजिए दे दिया
कि 7,10 और 7,10 हमसे पूछ रहा है कि किस पाद में स्थित है। तो यह किस में हो जाएगा, कल हम लोग पढ़े थे। जी तो एकदम ये इसलिए इसको बार बार हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि यह क्वेश्चन एक क्वेश्चन इससे हर हाल में हमारे एग्जाम में आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए कि जब स्थित किस पाद में है तो हमको देखना क्या है, सिर्फ उसका चिन्ह, जी। न कि उसके संख्या से कोई मतलब नहीं है। नहीं है। तो देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी दोनों धनात्मक, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में। तो प्लस प्लस किस में होता है, फर्स्ट में, यानी इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, प्रथम पाद हो गया, प्रथम पाद कंप्लीट, या जी। प्रथम चतुर्थ थांस। हो गया, जी। क्लियर है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग पढ़ चुके थे, जी और मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालना भी हम लोग जान चुके हैं। जी अब आते हैं आगे कि क्या इससे अधिक जो है अब क्या पूछ सकता है। जी तो कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से भी देगा कि रेखा y = 4 या 3 या 2। जी क्वेश्चन कैसा होगा कि रेखा y = 4 का हो गया, रेखा y = 4 का आलेख किस बिंदु से होकर गुजरेगा, पूर्ण का आलेख किस बिंदु से होकर गुजरेगा। आलेख किस बिंदु से होकर गुजरेगा। यही ना कह रहा है, जी आलेख किस बिंदु से होकर गुजरेगी, जी किस गुजरेगी। बिंदु से होकर। गुजरेगी। तो अब अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन देगा इस प्रकार से कि रेखा y = 4 का आलेख किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो अब गुजरने की बात है, देखते हैं कि किस बिंदु से होकर, यानी यह ग्राफ का क्वेश्चन कर दिया हमसे, क्या कर दिया, ग्राफ का। और ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जी तो आगे भी आएगा। तो इसको पहले आकृति से समझते हैं कि किस प्रकार से आएगा। तो मान लीजिए ये हमारा x एक्सिस और y एक्सिस है, ये x डैश, ये वाई डैश y डैश हो गया। जी सर। अब आते हैं आकृति की बात। तो y = 4, तो y पे हम कहीं पे बिंदु लिए, ये हो गया 4 हो गया, मान लीजिए 3 है, 2 है, 1 है, जी क्लियर जी लेकिन ये जो होगा तो y = 4 का ग्राफ जो होगा इस तरह से होगा जी अब y = 4 का ग्राफ इस तरह से होगा तो यह तो हो सकता है कि x का माइनस वाला भी क्रॉस कर जाए, प्लस वाला भी कर जाए, कुछ भी हो। तो यहाँ ध्यान यही रखना है कि सिर्फ y के क्या हो, y पे क्या होना चाहिए, y 4। अब ऑप्शन से आते हैं। तो मान लो ऑप्शन दिया गया हो 2,3 पहला, दूसरा ऑप्शन है 3,4, ऑप्शन सी हो जाएगा 2,-2 और ऑप्शन डी हो जाएगा 0,1। 0,1। तो अब ऑप्शन से देखा जाए तो सिर्फ y = 4 है, तो y का मान 4 होना चाहिए। तो किसी भी निर्देशांक में क्या होता है, पहले वाला वैल्यू y का या बाद वाला, बाद वाला। तो देखिए ऑप्शन ए में बाद का वैल्यू क्या है, 3। तो ये होगा नहीं होगा। इसमें देखिए तो होगा बाद का वैल्यू क्या है, 4, 4। यानी कि यह होगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि -2 है, क्योंकि हमको जब y = 4 दे रहा है तो हमको सिर्फ y का मान देखना है, न कि x का। वाई का? का जी। अब इसी प्रकार फिर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि रेखा, अब वहाँ पे y था, यहाँ पे दे दे x = मान लो 2 दे देता है। जी अब इसका आलेख पूछ दे और कहेगा किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो सेम काम करेंगे कि देख लेंगे किसके जगह पे 2 होना चाहिए, X के जगह पे। x के जगह पे। ऑप्शन जो देगा उसमें कोई एक के वो होगा जिसमें x के जगह पे 2 दिया होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे है हमारा 1,2, जी फिर दे दिया 3, 0 दे दिया 0, 2 0,2 और ऑप्शन डी दे देता है 2,1 दे दिया जी। तो देखिए x का वैल्यू, पहला में तो x का वैल्यू जो है 1 है जी। इसमें 3 है, नहीं होगा। इसमें 0 नहीं होगा, यानी नहीं होगा। होगा कौन, डी। क्लियर है जी। तो ये दोनों से क्वेश्चन आएगा। जी। अब आएगा तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं जी। कोई दिक्कत नहीं है। अब मूल बिंदु के निर्देशांक पूछ दे तो हम लोग पढ़े थे, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0,0। स्क्रीनशॉट लो बंद करके, इसलिए लेना। तो अब क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं इस प्रकार से कि यदि त्रिभुज PQR, तो तीनों का जो है, तीनों बिंदु के यानी शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हमारे पास। क्या करा है कि यदि
P00 Q80 एवं R0 0 12 12 किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष हो तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं जी। क्योंकि इसके लिए हमारे पास क्षेत्रफल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जी होता है ना। जी। किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है तो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। अब यह सिर्फ जो है यूज करते हैं हम लोग नियामक ज्यामिति में। क्या होता है 1/2 इंटू x1 होता है 1/2 इंटू x1 कॉमा y2 माइनस y3 y3 y2 माइनस y3 प्लस x2 कॉमा y3 माइनस माइनस y1 प्लस x3 कॉमा y1 माइनस y2। अब इसको याद करने के लिए क्या ट्रिक है कि देखिए कहाँ से शुरू होता है y2 से y2 से और समाप्त कहाँ पे हो गया y2 से शुरू हुआ, यानी जहाँ से शुरू हुई वहीं पे जाकर के एंड हो गई। जी। और सब में सीरियली x1 शुरू हुआ तो x1 x2 x3 और 1/2 याद करके रखना इजी है जी 1/2। उसके बाद यहाँ पे जब x1 देखो यहाँ पे x1 तो यहाँ पे y2 से शुरू हो जाएगा जी। सब में माइनस लगाना है, उसकी अगली जो है लगा देनी है संख्या जी तो x1 हो गया y2 फिर y2 माइनस y3 हो गया जी अब यहाँ पे x1 था तो x2, जैसे ही यहाँ x2 हुआ तो यहाँ y3 हो गया जी एकदम इजी है। y3 के ठीक बाद तो राउंड अप जब चलता है एक सर्किल चलेगा तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा y1 जी और यहाँ पे है y2 और यहाँ पे है y3 तो देखिए यहाँ पे जब हम इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो क्या होगा y1 के बाद y2 के बाद y3 फिर y3 के बाद y1 तो यहाँ उसी प्रकार y2 से y3 से y1 से y2 क्लियर है जी। माइनस का चिन्ह लगा देना है। तो यह फॉर्मूला तो याद हो सकता है अब जी। भूलने वाली बात नहीं है। यानी y2 से शुरू होकर के कहाँ गई Y2 y2 पे 2 पे और x1 से x3 तक। जी अब इस सूत्र में देखते हैं कि x1 और y1 x2 y2 और x3 y3 कौन कौन है। जी तो बिंदु जो हमारा दिया गया है जो पहला क्या है देखो तो यहाँ पे P बराबर दिया हुआ है 0 0 Q इज इक्वल टू दिया गया है 8 0 एंड R बराबर दिया गया है 0,12 दिया गया है। जी अब इसमें यानी पहला जो होता है यहाँ पे x1 यानी कि x1 हो गया हमारा पहला का पहला मान जी ठीक है जी। अब x1 ये हो गया फिर उसी प्रकार पहला का पहला x1 हो गया तो यहाँ पे हम लिख दे y1 क्या हो जाएगा 0 0 फिर उसी प्रकार x1 खत्म तो x2 स्टार्ट जी 8 x2 कितना होगा 8 y2 0 0 फिर x3 0 y3 12 कंप्लीट। जी अब इतना हमारे पास हो गया जी तो इजीली हम आराम से उस पर डालेंगे बन जाएगा जी। बना लीजिएगा जी। छोड़ दिया जाए। जी सर चलिए देख लेते हैं जब इतना कर लिए तो थोड़ा सा और तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो ज्ञात करनी हो तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 तो x1 का वैल्यू कितना है 0 इंटू क्या है y2 तो y2 की वैल्यू 0 जी। और y3 जो है 12 है हो गया जी प्लस अब x1 के बाद हो गया यहाँ पे x2 तो x2 का मान कितना होगा 8 हो गया। जी अब यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे था हमारा x2 तो यहाँ हो जाएगा y3 का वैल्यू 12 अब 12 के बाद y3 था तो सर्किल में y1 आएगा जी। कितना दिया गया है शून्य प्लस अब x1 x2 x3 क्या हो जाएगा 0 0 अब जब x3 है तो यहाँ स्टार्ट होगा y1 से जी y1 का वैल्यू हो गया 0 0 और y1 के बाद सर्किल में y2 आएगा जी कौन हो जाएगा 0 अब हम लोग भी जानते हैं कि जब किसी संख्या को 0 से गुना कर दिया जाए तो क्या दे देगा शून्य यानी 0 से गुना करेंगे तो क्या देगा शून्य। तो 1/2 तो रहेगा। अब देखिए ये पूरा फंक्शन क्या दे दिया 0 क्योंकि घट के भी आएगा कुछ भी आए तो 0 बाहर है गुना करेंगे 0। अब यहाँ पे देखिए 8 और इंटू 12 में से 0 घटा तो 12 प्लस यह भी पूरा फंक्शन क्या दे देगा 0 यानी 1/2 इंटू यहाँ पे देखिए अब क्या
तो 12 अठे 96 96। पढ़ नहीं आता है। तब यहाँ से क्या हो गया, सब 0 0 है तो कट जाएगा 2 से, 2 चौका 8 16 और 2 16 16 16 यानी 48। 8 अगर यूनिट नहीं है तो वर्ग यूनिट लिख सकते हैं हम, जी लिख देंगे, इकाई का स्क्वायर लिख देंगे, हो गया। जी अब ये सेम इसी पे हम समझ ले कि दूसरा क्वेश्चन भी देता है कभी कभी, क्या देता है, तो सब चीज यही रहेगा। जी अब उसमें हमसे पूछ देगा परिमिति या परिमिति या क्या पूछेगा, परिमाप। परिमाप, परिमिति या परिमाप। तो परिमिति या परिमाप जब पूछ देगा, ये पूछ देगा, तो सेम क्वेश्चन पे क्या करना है कि यहाँ पे जो शीर्ष हमारा दिया गया है सेम क्वेश्चन है, तो त्रिभुज हमारा किस प्रकार से बनता है, इस तरह से बनेगा, जी, ये जी। P, ये Q, पी हुआ सर। ठीक है, ये हो गया P और ये हो गया Q और ये हो गया R R। P का बिंदु दिया गया है 0 0 0 Q का बिंदु कितना 8 दिया, 0 8 0 और R का वैल्यू है 0 0 12। जी अब क्या होगा, देखिए हम लोग दूरी सूत्र पढ़े हुए हैं। जी पढ़े हुए ना, जी। तो दूरी सूत्र से PQ ज्ञात कर लेंगे। जी क्या ज्ञात कर लेंगे, PQ PQ। अब प्लस क्या आता है, QR प्लस कौन, तो PR, यही ना होता है। जी। त्रिभुज का परिमिति या परिमाप बराबर उसके तीनों भुजाओं का योगफल। तब PQ मतलब P से Q दूरी सूत्र में, जी। तो P के Q निकाल लेंगे, QR निकालेंगे, PR निकालेंगे, तीनों को क्या करेंगे, जोड़ जोड़ देंगे। देंगे, तो बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर जो पूछ रहा है। जी जी अब आता है एक क्वेश्चन इस प्रकार से कि त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करने वाला जी। आता है ना, क्या आता है, त्रिभुज का केंद्रक। त्रिभुज का केंद्रक। त्रिभुज का केंद्रक, तो त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 फिर हो जाता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। क्लियर है। जी अब केंद्रक देगा तो उसी प्रकार हमारे पास ये 3 बिंदुएं यानी 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए होंगे जी और हमसे पूछ देगा केंद्रक, जी। तो इसी क्वेश्चन को ले लिया जाए तो बन जाएगा ना, जी। जी। कोई दिक्कत नहीं। है, तो बस इस सूत्र पे डाल देना है। देखिए यहाँ पे x1 y1 हम लोग लिखे हुए थे, जी अब इसी को ले जाएंगे, देखते हैं इसी क्वेश्चन में मान लो हमारे पास यही क्वेश्चन यही हो जाए, जी P बराबर दे दे 0 0, Q बराबर दे दे हमारा 8 0 और R बराबर दे दे 0 12। और तब केंद्रक पूछेगा, तो केंद्रक में यानी कि ये हो गया x का वैल्यू जी और वह हो गया, y का वैल्यू तो केंद्रक बराबर यानी x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो 0 x1 यानी 0, इसका पहला उसका पहला और उसका पहला, तीनों को जोड़ के बटा 3 3 हो गया। जी फिर उसी प्रकार इसका दूसरा उसका दूसरा और इसका भी दूसरा बटा 3 y क्लियर है। यहाँ पे y इक्वल टू लिख सकते हैं। जी अब क्या हो जाएगा 8 बट्टा 3 और कॉमा इसको कर लेंगे तो क्या दे देगा, ये 12 12 बट्टा 3 3 देगा, तो ये क्यों तो कटेगा एगो, जी। नहीं कटेगा यानी कि आंसर। जी अब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, इससे अधिक क्वेश्चन कोऑर्डिनेट में नहीं है। पूछता नहीं। हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि किसी बिंदु के निर्देशांक यानी कोई बिंदु दे देता है जी। और तब पूछता है कि x अक्ष से उसकी दूरी, तो हम किसका वैल्यू बता देते हैं, y y का। का। और जब y अक्ष से उसकी दूरी पूछी जाए तो x का। अगर भुज पूछेगा तो किसका मान होगा, x का। कोटि पूछेगा तो किसका, y का। y का। क्लियर है जी। किसी को कोई दिक्कत नहीं। सर